हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। जैसा आप सबको पता है कि हम छायावाद युग के बारे में पढ़ रहे थे। छायावाद युग के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो आती है, इसके बारे में हम देख रहे थे। इसके बारे में हमने जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, और सिया राम शरण गुप्त जी इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी, पहले जाकर वे वीडियोस देख लें। आज जो हम करेंगे वह जो छायावाद युग के शेष कवि रह गए हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो देखते हैं हम जो छायावाद के शेष कवि रह गए थे उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले आ रही हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। ठीक है, इनका जो समय रहा है वह 1897 से लेकर 1960 तक रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है कुकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, कवासी 1952, विनोबा सतवन 1951, उर्मिला 1957, हम विश्व पाई जन्म की 1964। ये हर बार पेपर में पूछी जाती है, नेट के पेपर में ये बहुत पूछी जाती है कि ये किसकी रचना है या इसका जो रचना काल है वे कब का है। 1964 में है इसका रचना काल हुआ है। ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ठीक है, इन्होंने संपादन कार्य भी किया था। कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जो समय रहा है वह 1904 से लेकर 1948 तक रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है मोकल 1930, त्रिधारा, नक्षत्र, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी जो कविताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आती हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं, वह है झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत। ठीक है, जब वो अभी जो पेपर हुआ था मास्टर कैडर का, उसमें पूछा गया था कि झांसी की रानी किसकी रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी जो कहानियाँ हैं वह है बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो समय रहा है वह 1908 से लेकर 1974 ईस्वी तक रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, यह एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, धूप और धुआं 1951, इतिहास के अंशु 1951, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961, यह गीति काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्माराम की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970। ये इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं, कोई भी पेपर हो, चाहे वह नेट का हो, चाहे वह मास्टर कैडर का हो, लेक्चरर का हो, इनकी जो रचनाओं में एक रचना का प्रश्न जरूर आता है। कोई भी रचना दे दी जाती है और कहा जाता है कि इनकी बताओ ये किसकी रचना है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर लिख दिया जाता है और इसके बाद ऑप्शंस में इनकी रचनाएं दे दी जाती हैं। कहा जाता है कि इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाएं, या फिर ये देखें, बताएं कि इनमें से कौन सी रचना जो रामधारी सिंह की दिनकर जी की नहीं है या फिर है। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न एक जरूर आता है हर पेपर में। इसके बाद आता है निबंध। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, बेनुबन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, बट पीपल 1961, साहित्य मुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973। ठीक है, इसके बाद उनका यात्रा वृत्तांत आता है। देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। इनकी जो डायरी है वह है दिनकर की डायरी। इसके बाद इनकी आलोचनाएं आती हैं। काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, इनकी आलोचना है। शुद्ध कविता की खोज। इसके बाद इनके जो संस्मरण आते हैं वह लोकदेव नेहरू 1965। ठीक है, ये प्रश्न आया था नेट में एक बार कि लोकदेव नेहरू किसकी रचना है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1959, माफ़ कीजिएगा 1969। अन्य तथ्य, हिंदी साहित्य जगत में अनल कवि नाम से व्याख्यात है। कौन?
रामधारी सिंह जी को क्या कहा जाता है? अनल कवि कहा जाता है। इनकी जो उपनाम है वह समय सूर्य, आधार्य का कवि, आवेश का कवि। ठीक है, स्वयं को मैथिली शरण माफ कीजिए, रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी कवि कहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि है ये। इसके बाद जो एक तो शायावाद के अंतर्गत 2 काव्य धाराएं चली थी, एक जो थी वह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा थी, और दूसरी जो थी वह थी प्रेम और मस्ती की। इसमें राष्ट्रीयता का कोई भी पुट नहीं था, सांस्कृतिका का कोई भी पुट नहीं था। इसमें सिर्फ जो रचनाएं लिखी गई थी वह प्रेम से या फिर मस्ती से संबंधित थी। ठीक है, इसके जो सबसे पहले कवि आते हैं भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 तक। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है मधुकरण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962, स्वन्य और एक नाराज कविता 1984 और एक दिन। इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी जो कहानियां हैं वह है 2 बांके 1936, इंस्टॉलमेंट 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, ये इनकी कहानियां हैं। इनकी जो आत्मकथा है वह है कहा न जाए का कही 1901, इसका भी बारे में भी प्रश्न आता है। उपन्यास पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये उपन्यास। आखिरी दाव 1950, भूले बिसरे चित्र 1959, ये भी इनका बहुत जो महत्वपूर्ण उपन्यास है। वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1977, जुवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982। ठीक है, इसके बाद इनके जो नाटक आते हैं वह है 2 कलाकार 1940, सबसे बड़ा आदमी 1936, चौपाल 1948, बुझता दीपक 1949, तारा, मैं और केवल मैं, ये इनके नाटक हैं। इनके जो संस्मरण है वह है अतीत के गर्त से 1979, हम खंडहर के वासी। ठीक है, अन्य तथ्य जो इनके हैं वह है व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी जो उपन्यासकार हैं, या फिर भाग्यवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है इनको। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु जो है वह मस्ती, आवेश, अहंकार को इन्होंने मुख्य रखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हरिवंश राय जी बच्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, 1907 से लेकर 2003 तक इनका जो समय रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। ठीक है, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतरण 1943, स्त्रंगनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, धार के द्रोद्र 1957, आरती और अंगारी 1968, माफ़ कीजिएगा 58, बुद्ध और नाचकर 1958, त्रिभंगिमा 1961, 64 खंबे 4 खंबे 64 खूंटे 1962, जल समेटा 1973, 2 चट्टानें इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद के जो निबंध आते हैं वह है नए पुराने झरोखे 1962, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973। इनकी जो आत्मकथाएं हैं वह है 4 आत्मकथाएं हैं। इन्होंने अपना पूरे का पूरा जीवन इन 4 कथाओं में लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है, इसके बाद इनके संस्मरण आते हैं नए पुराने झरोखे 1962। इनके जो अन्य तथ्य हैं वे हैं इन्हें आत्मानुभूति के कवि भी कहा जाता है और साथ ही शयी रोमांस के कवि भी कहा जाता है। हिंदी का वायरण भी कहते हैं इनको और प्रबंध श्रोमणी भी कहते हैं। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चन जी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा जी 1913 से लेकर 1999 तक इनका जो समय रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है प्रभात फेरी 1938, प्रवासी की गीत 1938, पलाश वन 1939, शूल फूल, कर्णफूल, मिट्टी और फूल 1942, कामनी 1942, हंसमाला 1947, रक्तचंदन 1949, अग्निशंशय 1950, द्रौपदी 1960, खंडकाव्य है, कंदलीवन 1953, उत्तराज्य 1965, बहुत रात गए 1967, सुवर्णा 1971, सुबीरा 1973, प्यासा निर्झर। इसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल
1915 से लेकर 1995 तक इनका समय रहा है। काव्य रचनाएं जो हैं इनकी वह मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरणवेला 1941, करील 1942, लाल चूर्णर 1944, प्रशांत के बादल 1954 और विराम चिन्ह 1957। ठीक है। इसके बाद इनके उपन्यास जो हैं वह चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारतें 1947, मरु प्रदीप 1951। इनका जो संस्मरण है वह युग पुरुष 1983। इनके जो अन्य तथ्य हैं, इनको मार्क्सवाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। प्रेम और रोमांस के कवि भी इनको कहा जाता है। इसके बाद आते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से लेकर 2011 तक इनका जो समय रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, वह है रूप आरूप 1940, तीर तरंग 1944, मेघ गीत 1950, शिप्रा 1945, अवंतिका 1953, राधा ये एक महाकाव्य है, चाणक्य, शकुंतला, पार्वती, कुंद और उपगुप्त ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। आज जो हमने छायावाद का जो टॉपिक है वे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आगे हम जो करेंगे वे जो प्रयोगवाद प्रगतिवाद है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में देखेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।